Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone who is listening my lecture. Today I'm going to upload in my lecture is chapter number 4 cells and tissues book exercise जो कि मैंने parts में divide कर दी थी. Chapter number 1 part 1, chapter number 2 part 2, chapter number 3 part 3 and now part 4 that is chapter number 4 cells and tissues. The important thing that I want to tell you was कि चैप्टर नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लेक्चर 3 डाला हुआ है बायोलॉजी का उसमें लिंक दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन में जो कि आप लोग के हम कह सकते हैं जिसे क्लिक करने से आप लोग डायरेक्ट अपनी गूगल ड्राइव में 9 की बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी यानी उस लिंक में सारी 9 की बुक्स मौजूद हैं बाय अ सिंगल क्लिक यू कैन गो इजीली टू द बुक एरिया वहाँ पे आपको इजीली पीडीएफ्स मिल जाएंगे सारी 9 की बुक के ओके मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज अच्छा इसकी समरी मैं डायरेक्ट आपको बुक में दूंगी मेरे पास बुक का पीडीएफ है वो ऑलरेडी लिंक में भी है मेरे पास लिंक से हटके भी है पीडीएफ so PDF is I'm going to share you the book PDF and summary so here is summary in this summary you can read in this summary basically हम कहते हैं summary क्या होती है कि आपको chapter recap और revise देना recap देना उस chapter का is called as summary उसके बारे में एक छोटे से पूरे chapter को एक छोटे से थोड़े से words में describe किया है summary में तो दिस इज द समरी कि किसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया किसने कौन सा सेल करा है पूरी सेल थ्योरी है अगर आप लोग अपनी बुक में जाके देखें तो ये रही सेल थ्योरी दिस इज द summary page number 50 states this is the whole summary including the years in years के एयर्स भी मेंशन है कि आप लोगों के पास सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी हिस्ट्री आ जाती है कि किसने कब कौन सा सेल इन्वेंट या डिस्कवर किया ओके मूविंग टुवर्ड्स द बुक एक्सरसाइज मैंने सोचा कि आप लोगों को डिफरेंट व्यूज में पढ़ाना चाहिए तो ये रीडिंग व्यू में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 बुक एक्सरसाइज डाल रही हूँ बाकी जो 3 चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज थी वो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव व्यू में थी यानी फुल स्क्रीन नहीं थी इस तरह वो इस तरह आप लोगों को समझ आ जाएगी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज रिव्यू क्वेश्चंस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन this is basically this is the print layout let me open it and read more okay review question and circle the correct answer. Number 1 what is responsible for the high resolution of the electron microscope electron microscope की high resolution के लिए क्या responsible होती है कौन responsible होता है तो वो short wavelength of the electron B होता है short option B short wavelength of the electron beam. Number 2, what is the function of the rough endoplasmic reticulum? That is RER, rough endoplasmic reticulum. इन ऑप्शंस में से क्या फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ा था यानी बुक में हमारे पास हमने पढ़ा ये कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फंक्शन है किसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी REM का द करेक्ट ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन Number 3, which statement about the fluid mosaic model of membrane structure is correct? A, the less unsaturated the fatty acid, the more fluid nature. B, the more unsaturated the fatty acid, the more fluid nature. C, higher the temperature, less fluid nature. Number D, the lower the temperature, more fluid nature.
सो हमारे पास जो सूट करता है वो करेक्ट स्टेटमेंट मांगी हुई है, करेक्ट मोज़ेक मॉडल का यानी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मांगा गया जो करेक्ट हो, यानी ऑप्शन बी अगर हम देखें तो द मोर अनसैचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर वी गेट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है। नंबर 4, which process allow movement in and out of the cell? इन और आउट सेल की कौन ऐसा यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इन और आउट मूवमेंट ऑफ सेल अलाउ देता है, यानी कौन अलाउंस करता है कि सेल बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। तो द बेसिकली इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीनों ही की अगर हम डेफिनेशन देखें तो तीनों वो प्रोसेस है जो मूवमेंट अलाउ करते हैं सेल की इन एंड आउट, तीनों। सो द हमारे पास ऑप्शन बी है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। सो हम तीनों वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट नंबर 5। अच्छा, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमें पता है कौन से, तो अगर हम देखें ए, द न्यू सेल इज derived फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वी ऑल नो कि नया सेल जो न्यू सेल होता है वो पुराने सेल से ड्राइव होता है, ये तो सही हो गई भाई बात। नंबर 2, सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। देखिए, सेल में हेरिडिटरी मटेरियल होता है लाजमी, जिससे वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, हम कह सकते हैं। सो अगर हम आगे बढ़ने से पहले ही इसको देख लें तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक्सेप्शन में आती है, क्योंकि ये पोस्टुलेट सेल थ्योरी का नहीं है। सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है ऑल द ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल। अगर आप आगे भी जाएं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप of one or more cells. This is also true. While option D, cell is the fundamental unit of life. This is also the postulate of the cell theory. So the correct option means the exceptional postulate of cell theory is cell does not contain the hereditary material, क्योंकि hereditary material cell contain करते हैं, उनमें होता है लाजमी। सिक्स, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन बढ़ती है। सिक्स, सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। अब ये हमारे पास ऑप्शन डी में और हमें बताना है कि सेकेंडरी वॉल जो है किससे बनी है। हमें पता है कि प्लांट सेल में मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल होती है, राइट। तो वो पूछ रहे हैं हमसे सेकेंडरी वॉल के बारे में, जो कि सेकेंड होती है मिडल लैमेला के बाद। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ किससे बनी होती है, हम अगर उसके स्ट्रक्चर में जाएं यानी और जाकर देखें हम उसके पार्ट में, तो हमें पता है कि सेकेंडरी वॉल बनी होती है सेल्यूलस और लिग्निन से। लिग्निन की तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलस एंड लिग्निन। So the correct option is option C, cellulose and lignin. Secondary wall की बात कर रहे हैं, right? Number 7 is select the odd one. Odd one कैसे select करते हैं? हमेशा हर एक्सरसाइज में कोई ना कोई ऑड मांगा जाता है, एक एमसीक्यू जरूर होता है ऐसा जिसमें कोई और चीज मांगी जाए। और ऑड कैसे तलाश करते हैं? यू हैव टू चेक द ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट। इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर देन दे आर इवन, means they are interrelated, but out of them there is one that is odd from them, means it has a different structure, different function from rest of the from the remaining one. So we have to check and we have to observe it by ourselves. A is active transport, B is diffusion, C is facilitated diffusion, D is osmosis. अब इसमें से और क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को लग रहा होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि पहले ये आ चुका है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों एक ही चीज में दिए गए थे, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन तीनों के फंक्शन और ये तीनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है ना, वो अलाउ करती है सिर्फ मूवमेंट सेल की।
तो वो ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। तो उसका ताल्लुक तो बिल्कुल अलग है, जबकि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमें इन चारों में से ऑड वन हमसे इन चारों में से ऑड वन मांगा गया है, तो इन चारों में से ऑड वन होगा ए ऑप्शन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों होगा? क्योंकि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तीनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। Eighth option, trace the correct pathway of protein produced from protein factories. ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें करेक्ट पाथवे, यानी करेक्ट पाथवे किस तरह हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है, फिर आगे कौन सा स्टेप होता है। उसके लिए हमें पता लाजमी होना चाहिए कि हमने पीछे क्या पढ़ के आए बुक में। हमने पढ़ा था कि हमेशा से कि राइबोसोम्स फर्स्ट, जो राइबोसोम्स होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, देन उनसे गोल्जी बॉडी बनती है, फिर लाइसोसोम बनते हैं, राइट। सो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है, यानी हमारे पास ये ऑप्शन, हम देखेंगे कि राइबोसोम्स के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ऐसा ही होता है। इसके बाद ये बनता है, फिर ये फॉर्म होता है और फिर ये प्रोड्यूस होता है, राइट। बाकी सारे, क्योंकि सबसे पहले तो राइबोसोम ही होते हैं ना, राइबोसोम से ही कोई चीज आगे मूव ऑन फॉरवर्ड होगी। कभी भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से तो नहीं होगी ना कोई भी चीज फॉरवर्ड। जब तक राइबोसोम ही होंगे तब तक आगे की चीजें कैसे बनेंगी। Ninth is cell organelle found in animal cell and help in intracellular digestion. सेल ऑर्गेनेल जो कि एनिमल सेल में फाउंड किया जाता है, दैट हेल्प्स द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। वो कौन सा पार्ट है हमारे पास? अगर आप देखें, राइबोसोम्स, गोल्जी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों वो और सेल ऑर्गेनेल नहीं है जो कि एनिमल सेल में फाउंड किए जाते हैं, राइट। लेकिन लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनेल भी है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी हेल्प करता है। It helps in digestion, intracellular digestion, सेल के अंदर की डाइजेशन, ठीक है। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच मतलब जो गलत हो। मिसमैच का मतलब आता है गलत में रॉन्ग स्टेटमेंट हो जो। A is plastids. Plastids is storage of chemicals. Plastids are storage of chemicals. Plastids क्या करते हैं? Chemicals को store करते हैं। Centriole, जो centriole है हमारे पास, वो cell division में help करता है। It helps in cell division. This is also a correct statement. While ribosomes synthesis of steroids, steroids में हमारे पास अगर हम देखें तो ribosomes का वर्क ये नहीं है। Mitochondria, yes, synthesis of ATP. Adenosine, एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। और हमसे यहाँ पे मिसमैच मांगा गया, तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो वाकई एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट के सिंथेसिस करता है, यानी उसको सिंथेसाइज करता है। तो मिसमैच क्या हुआ? राइबोसोम स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। उनका वर्क होता है कि वो जेनेटिक